हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज जो है ये इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट लेक्चर आप देख लिए होंगे, बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर काम वर्क किए होंगे। और उसके बाद जो हम लोग सेकंड लेक्चर के ऊपर आ रहे हैं। भाई साहब, जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे जाकर लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पर आइए। और सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद ही सेकंड देखेंगे, सेकंड देखने के बाद ही थर्ड देखेंगे, थर्ड देखने के बाद ही और फोर्थ देखेंगे। इस तरह से चीज़ों को देखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला इंटीग्रेशन। चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़ दो, नहीं समझ में आने वाला, ठीक है ना। तो आपको अगर बेहतरीन तरीके से समझना है चीज़ों को, है ना, तो फिर आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। और चीज़ों को आपको देखना चाहिए, ठीक है। आप कुछ लोग जो है इसे हल्के में ले रहे हैं कि पता नहीं, हाँ चलो जब क्लास खुलेगा तो देख लेंगे। भाई साहब, इसका कोई भरोसा नहीं कि क्लास कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप सिंसियर होकर आप पढ़ते जाइए, सिंसियर होकर आप काम करते जाइए, ठीक है। आपको बहुत ही फायदा होगा। नहीं तो भाई आप फंस जाएंगे। नो घर के रहेंगे, नो घाट के रहेंगे, ठीक है ना। नो क्लासरूम में पढ़ाई हो पाएगी, नो ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। हो सकता है कि पता नहीं, हो सकता है कि दिसंबर पार हो जाए, लॉकडाउन चलते रहे, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चीजें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने तरफ से तैयार रहना चाहिए, चाहे जो भी हो, अपने तरफ से तैयारी पक्की रहना चाहिए, ठीक है भाई। मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप काम कीजिए, वर्क कीजिए, बेहतरीन तरीके से आप वर्क कीजिए। मन नहीं लगता लगाइए भाई साहब, मन जब तक लगाएंगे नहीं तो नहीं लगेगा। आप मन को समझाइए कि बस मुझे पढ़ना है, कुछ दूसरा काम नहीं है ना, पढ़ाई करना है बस। दूसरा कौन सा काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। मन को समझाइए, मन को कंट्रोल कीजिए, जुनून लाइए। जुनून जब तक नहीं लाएंगे भाई साहब, बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है भाई। तो जुनून लाइए और कोशिश कीजिए कि हाँ शाम तक जो है वीडियो अपलोड ही हो जाता है। इन जनरल शाम में जाकर आप वीडियो को देखिए यूट्यूब पर, ठीक है। और जो भी है वर्क बेहतरीन तरीके से वर्क कीजिए, बेहतरीन तरीके से वर्क कीजिए। जो भी आपका जो भी है आप नोट्स बनाइए, है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आता तो आप सर को कमेंट करके बताइए, जो भी हो, है ना। तो खैर मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करता हूं कि वैसा सरल भाषा में आपको समझाएं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कोई गॉड नहीं हूं कि 100% सारे स्टूडेंट को हाँ मैं बोला और समझ में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग को नहीं समझ में आया, हो सकता है कि वो पिछला लेक्चर ढंग से नहीं रिकॉग्नाइज किया था, नहीं पढ़ा था, है ना। हो सकता है कि लेक्चर 2 में उसको समझ में नहीं आया कुछ, है ना। तो आपको सिंसियर बने रहना पड़ेगा। हम अगर 100% देते हैं तो आपको 200% देना पड़ेगा, तभी काम बनेगा भाई। तभी 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, 100 में 90 प्लस ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, साथ साथ में जेई भी को क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, न तो जेई होगा न तो बोर्ड एग्जाम होगा बढ़िया से। ये साफ साफ बात बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वी बात है लेकिन फैक्ट है भाई सब, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग लेक्चर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई साहब पढ़िए, है ना। दूसरा काम छोड़ के कहाँ जाइएगा, आप ही बताइए कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं खुलेगा क्लास तब देखेंगे सर, मजा नहीं आता ऐसे ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है भाई साहब, ठीक है ना। खुलेंगे तो देखेंगे, वहां पर मजा आता है ना। ऑनलाइन मुझे भी पता है थोड़ा जो है सही नहीं लगता है ना कुछ लोग को। तो भाई साहब, लेकिन जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए। यही वर्क, इसी तरह से वर्क किया जाता है भाई साहब, कि जो भी अपने पास ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो नहीं है तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। सर सामने में नहीं है, सर ऑनलाइन ही आते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ही डालते हैं, तो यही सही, इसी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हम तो आपके पास नहीं चले जाएंगे ना भाई, हम रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल पाएंगे, है ना। और इसी के थ्रू से आपको मैसेज दे पाएंगे हाँ भाई किस तरह से चीजें हो रहा है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना नहीं करना है, वो सारे चीज, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है आपके पास उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ये जरूरी है, ठीक है भाई। तो खैर ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यही पार्ट है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इंटीग्रेशन का जो है ये 5 मेथड है, ठीक है। इंटीग्रेशन का 5 मेथड है। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है बाय पार्ट्स मेथड, कहे तो u into v वाला फार्मूला, चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन, पांचवा है स्पेशल टाइप, ठीक है। ये 5 मेथड हैं इंटीग्रेशन का, ये 5 मेथड है, ठीक है। तो करना क्या पड़ता है समझिएगा कि इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल है
अगर उसे सॉल्व होना है तो इन्हीं 5 मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व होंगी। ठीक है, ये चीजें हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई आप समझिएगा, टेक्निकल चीज को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कोई भी सवाल आया, जैसे इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल आया तो सबसे पहला काम होगा कि पहला मेथड लगाया जाए। अभी हम लोग नहीं सीखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि करना किस तरह से काम है कि कोई भी सवाल आए सबसे पहले पहला मेथड लगाएंगे। अगर पहला मेथड काम नहीं कर रहा है, पहला मेथड के जरिए से आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर हम दूसरा लगाएंगे। अगर दूसरे भी मेथड से आंसर नहीं आ रहा है तो फिर तीसरा लगाएंगे, तीसरे भी मेथड से आंसर नहीं आ रहा है तो फिर चौथा लगाएंगे, चौथे से भी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर पांचवा लगाएंगे। अगर सवाल को सॉल्व होना है तो इन्हीं 5 मेथड में से कोई एक मेथड लगकर सॉल्व होगा। और सवाल एग्जाम में सॉल्व होने के लिए दिया जाता है, नहीं होने के लिए नहीं दिया जाता है। अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मेथड कौन सा लगना है, पहला लगना है या दूसरा लगना है या तीसरा लगना है। बहुत हद तक आइडिया आपको हो जाएगा। लेकिन किसी सवाल में आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आपको यही काम करना है, पहला लगाना है, पहला फेल तो दूसरा, दूसरा फेल तो तीसरा, तीसरा फेल तो चौथा, चौथा फेल तो पांचवा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो लगा दिए चौथा मेथड लगा दिया, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर का मेथड देखे ही नहीं, कोई सवाल है, कोई आइडिया नहीं, लगा दिया पार्शियल फ्रैक्शन और सॉल्व ही नहीं हो रहा है और पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर आप फंस जाएंगे। ये तरीका नहीं है। जब भी कोई भी सवाल आता है तो आप पहला लगाइए, पहला फेल तब दूसरा, दूसरा फेल तब तीसरा, तीसरा फेल तब चौथा, चौथा फेल तब पांचवा। ये सिस्टमेटिक तरीका है और इस चीज को, इस बात को आप पकड़ के रखिएगा। पूरे इंटीग्रेशन के सवाल में यही काम करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये आपको किताबों में लिखी हुई बात नहीं मिलेगा भाई कि पहला लगाओ दूसरा, इसके बाद पहला फेल तो दूसरा, दूसरा फेल तो तीसरा। किसी भी किताब में लिखा हुआ आप नहीं दिखा पाएंगे, है ना। सारी चीजें किताबों में लिखी नहीं होती हैं। किताब की निचोड़ बातों को हम आपके सामने में रखते हैं, है ना। और वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद ये आइडिया आता है कि हाँ हो क्या रहा है। आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप 50 तरह का बुक को पढ़ें, उसके बाद अपने दिमाग में आइडिया लाएं। टीचर का ये वर्क होता है, टीचर का ये काम होता है कि आपके सारे बुक्स को पढ़ के आपके निचोड़ बात को आपके दिमाग में रखना है ना, आपके सामने में रखना है। और ताकि जो है आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को दे पाए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल को बना पाए, कम टाइम में जो है तरह तरह के बुक्स के सवाल को आसानी से सोच पाए। वो टीचर का काम होता है, वो मेरा काम होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप क्लियर रखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये बेहतरीन चीज है जो मैंने बताया, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं पहला मेथड के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर दूसरे के ऊपर आएंगे, फिर दूसरा क्लियर करेंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। ये तरीका है। ठीक है, तो पहला मेथड है। पहला मेथड क्या है दोस्त? सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। ये पहला मेथड है, सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। इस मेथड में क्या होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला में क्या होने वाला है, इस बात को आप समझिएगा कि इस मेथड में जो कल आपको जो टेक्निकल डिफिनेशन बताया था, ये मैंने लिखा भी दिया है यहां पर, टेक्निकल डिफिनेशन। इस मेथड में टेक्निकल डिफिनेशन को लगा करके जो है टेक्निकल डिफिनेशन पर आधारित सवाल होंगे, या डायरेक्ट फार्मूला लगेंगे, या कुछ सरल करने के बाद जो है फार्मूला लगेंगे। इस मेथड में यही चीज होने वाला है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला में टेक्निकल मेथड, टेक्निकल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए सवाल का आंसर आएगा, या डायरेक्ट फार्मूला, कल जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला है डायरेक्ट वो सारे फार्मूला लगकर आंसर आएगा, या कुछ और भी फार्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे, आज भी देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो सारे फार्मूला लगकर जो है आंसर आएगा, या कुछ सरल करने के बाद, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो जो है फार्मूला के फॉर्मेट में आ जाएगा। फार्मूला कुछ सरल करने के बाद वो ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा जिसके बाद सिर्फ आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। तो या तो उस तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फार्मूला के रूप में आ गया, फिर फार्मूला लगाकर आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला में इसी 3 तरह के चीज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो पहला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x into dx है। इस सवाल में, है ना, सबसे पहले हम टेक्निकल डिफिनेशन पर जो है सवाल लिए हैं कुछ, कि भाई टेक्निकल डिफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सवाल सॉल्व होगा,
यही तो होगा सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला वाला मेथड में, पहला मेथड में यही तो होगा। टेक्निकल डिफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए या तो सवाल सॉल्व होंगे, या तो आपको जो मैंने बोला फार्मूला लगकर या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फार्मूला लगकर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, ये सारे सवाल जो लिखी गई है, इन सारे सवाल को जो सॉल्व करना है, टेक्निकल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टेक्निकल डिफिनेशन है, टेक्निकल डिफिनेशन का ही इस्तेमाल करके इन सारे सवाल को सॉल्व करना है। और टेक्निकल डिफिनेशन कल भी मैंने बार बार रिपीट किया था इस बात को कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, और ये किसी भी बुक में कहीं भी डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखा गया है टेक्निकल डिफिनेशन को। लेकिन मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं भी किसी सर से पढ़ा हूं, मैं भी कोई टीचर से पढ़ा हूं, मैं भी बहुत सारे बुक्स पढ़ा हूं, उनसे एनालिसिस करा हूं, उसके बाद आपके सामने में रखें, ताकि आप चीजों को आसानी से कैच कर पाएं, आसानी से पकड़ पाएं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो टेक्निकल डिफिनेशन बहुत ही ज्यादा है। थ्योरेटिकल डिफिनेशन जो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसका हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसका जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो डिफिनेशन तक जो भी चीजें समझना था वहां तक तो ठीक है, बाकी आगे कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत पड़ता है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, टेक्निकल डिफिनेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टेक्निकल डिफिनेशन का इस्तेमाल किस तरह से होंगे सवाल को सॉल्व होने में। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x into dx है भाई, ये सवाल है। तो टेक्निकल डिफिनेशन में क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं, आप बताइए। इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं ना कि ये 2x किसका डिफरेंशिएशन है। देखिए यहां पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ये एक तकनीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है, एक टूल्स है, एक मेथड है, और जिस मेथड, जिस टूल्स, जिस तकनीक के जरिए हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया। तो 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 2x जो है किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता है कि ये x² का डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए जो आंसर आ जाएंगे x² + c आंसर आ जाएंगे। इसलिए क्या आंसर आ जाएंगे, x² + c आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई साहब। जब भी इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना, और इसके अंदर जो लिखा रहेगा ना, कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देगा, कोई भी चीज रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके लिख देगा, और हमें यही पता करना है कि वो किस चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, और जिस चीज का वो डिफरेंशिएशन है वही चीज मेरा आंसर होता है। 3x² किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, किस चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, x³ का डिफरेंशिएशन है, ये x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है ना। तो ये x³ का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, x³ का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, तो आंसर आ जाएंगे x³ + c आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x, ये सवाल है, पसीना भी आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x ये सवाल है। अब आपको मैंने क्या बोला कि ये किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है ना। समझिएगा टेक्निकल डिफिनेशन का किस तरह से भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज आपको समझना है कि किस तरह से टेक्निकल डिफिनेशन का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो टेक्निकल डिफिनेशन लिखा गया है इसका किस तरह से भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x है, क्या है मतलब ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, किस चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, और जिस चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, जिस चीज का ये डिफरेंशिएशन है वही मेरा आंसर हो जाता है। तो ये 2 cos 2x जो है ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, 2 cos 2x किस चीज का डिफरेंशिएशन है। आप देखिए sin 2x का डिफरेंशिएशन करके देखिए, है ना। इतना तो आइडिया लगता है कि cos 2x sin 2x का डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है ना। sin 2x को डिफरेंशिएट करके देखिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाएंगे, और 2x का क्या हो जाएंगे 2, तो 2 cos 2x। तो ये sin 2 cos 2x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये sin 2x का डिफरेंशिएशन। मैंने देखा sin 2x को डिफरेंशिएट करके तो यही आता है 2 cos 2x, तो ये sin 2x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आ जाएंगे, sin 2x आ जाएंगे प्लस c। अब नेक्स्ट लेवल में इसको भी सोचते हैं। अब है cos 2x, ये cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, cos 2x देखेंगे हम
cos 2x का डिफरेंशिएशन और भी तरीके से हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, लेकिन हम अभी यहां पर टेक्निकल डिफिनेशन का ही इस्तेमाल करके इन सारे का हम लोग आंसर देना है, टेक्निकल डिफिनेशन का ही इस्तेमाल करके, कुछ दूसरा चीज नहीं सोचना है अभी। और दूसरे तरीके से भी इसका आंसर आता है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग जब भी बात करेंगे टेक्निकल डिफिनेशन के द्वारा ही इन सारे का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको cos 2x है, ये cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है आपको पता है? हाफ साइन 2x का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा, समझिएगा, है ना, डिफरेंशिएशन का आइडिया होना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन की चीजों को समझने के लिए। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात दिमाग में आ चुका होगा कि भाई इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। और डिफरेंशिएशन हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दोस्त अगर कोई भूल से नहीं पढ़ा है तो भाई साहब उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाकर डिफरेंशिएशन पढ़िए, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है भाई। आज टूटे, कल टूटे, परसों टूटे, टूटने ही वाला है। चाहे मेरा स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, सिचुएशन वहीं पर आकर रुक जाएगी, वहीं पर सिचुएशन आकर आपको खत्म हो जाएगा, सिचुएशन वही क्रिएट होगा कि भाई आप फंसेंगे। ठीक है, अब cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, मैंने क्या बोला कि ये cos 2x, ये हम यही पता करेंगे कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है। और आपको पता है कि हाफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है। मैं करके दिखा रहा हूं, हाफ cos 2x को डिफरेंशिएट कीजिए, हाफ साइन 2x को, तो साइन का डिफरेंस, हाफ कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ये देखिए 2 गेट आउट कैंसिल, गया बेटा काम से, ये cos 2x आ गया। देखिए हाफ साइन 2x, ये cos 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, हाफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन है। हाफ साइन 2x को जब डिफरेंशिएट किया तो cos 2x आ गया। और इंटीग्रेशन के जरिए हम यही तो पता करते हैं दोस्त कि ये cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, और ये cos 2x मैंने निकाल लिया कि ये हाफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या आ जाएंगे, हाफ साइन 2x। दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, आगे भी होते जाएंगे, देखते जाइएगा दोस्त आगे भी चीजों को। चलिए मिटा देता हूं इसको इधर। आगे देखो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx है, ये इंटीग्रेशन पता है, ये तो सबको पता होगा। थोड़ी तबीयत भी मेरी सही नहीं है ना, सर्दी खांसी है, ठीक है, पता नहीं क्या है, खैर फिर भी सही सही समझा रहा हूं, उम्मीद है। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx, ठीक है, तो ठीक है दोस्त। और इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि e टू द पावर x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन है दोस्त, e टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन है। इसके बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x ये किसका डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन है। अब नेक्स्ट है 2e टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि 2e टू द पावर 2x इंटू dx जो है, 2e टू द पावर 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, 2e टू द पावर 2x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो 2e टू द पावर 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करके देखिए, e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करके देखिए आप, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, और फिर 2x का कीजिएगा, 2 बाहर रहेगा, x का 1, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x। तो इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि 2e टू द पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, 2e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या आ जाएंगे, e टू द पावर 2x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। नेक्स्ट 3e टू द पावर 3x, आपके दिमाग में आइडिया आ चुका होगा कि ये e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, तो e टू द पावर 3x आपका आंसर आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है दोस्त कि e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन है। आपको कुछ जरूर आइडिया हो गया होगा, आपको पता है e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2 होता है, ठीक है। e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2 होता है।
लेकिन आपको यहां पर क्या पता करना है कि e टू द पावर 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए दोस्त, यहां पर हाफ e टू द पावर 2x को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हाफ बाहर रहेंगे और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है e टू द पावर 2x इंटू 2, ये 2 कैंसिल होकर e टू द पावर 2x आ जाएंगे। ठीक है, तो ये e टू द पावर 2x हाफ e टू द पावर 2x, ये e टू द पावर 2x जो है ये हाफ e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। तो हाफ e टू द पावर 2x आपका आंसर आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे। e टू द पावर 3x इंटू dx, ये है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए दोस्त, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। हाफ e टू द पावर 3x को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हाफ 1/3 e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x इंटू 3, ये 3 कैंसिल e टू द पावर 3x आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हाफ e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, तो हाफ e टू द पावर क्या आ जाएंगे 3x आ जाएंगे, प्लस c आंसर। अब आगे जो नेक्स्ट जो है वो ये है कि 10x टू द पावर 9 है, 10x टू द पावर 9 है। ठीक है, तो 10x टू द पावर 9 है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है 10x टू द पावर 9, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आप x टू द पावर 10 को डिफरेंशिएट करके देखिए, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x टू द पावर 9 आ जाएंगी, यही चीज आ जाएंगी। तो इंटीग्रेशन टेक्निकल डिफिनेशन के हिसाब से हम क्या पता करते हैं कि 10x टू द पावर 9 जो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये x टू द पावर 10 प्लस c का डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन है प्लस c, तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट है -5x टू द पावर 6, -5x टू द पावर 6 ये किसका डिफरेंशिएशन है, -x टू द पावर 5, 6 जो है आप देखिए -5x टू द पावर 6 जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। आप x टू द पावर 5 को x टू द पावर -5 को डिफरेंशिएट करके देखिए, x टू द पावर -5 का डिफरेंशिएशन -5 n x n -1 -5 -1, ठीक है ना। तो -5x टू द पावर -6, -5x टू द पावर -6, तो ये किसका -5x टू द पावर -6 ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये x टू द पावर -5 का डिफरेंशिएशन है, प्लस c आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है -6x टू द पावर 7, तो इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि -6x टू द पावर 7 जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, -6x टू द पावर 7 जो है ये आप देख सकते हैं कि x टू द पावर -6 का डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर -6 का डिफरेंशिएशन -6x टू द पावर 7 होता है। तो x टू द पावर डिफरेंशिएट करके देखिए दोस्त, n x n -1 -6 -1 -6x टू द पावर -7, देखिए तो ये जो है x टू द पावर -6 का डिफरेंशिएशन है, प्लस c है। अब नेक्स्ट है कि 3/2x टू द पावर हाफ इंटू dx, ये क्या होंगे, ये x टू द पावर n के जैसा है, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, ये x टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करके देखिए, nx n -1 3/2 x टू द पावर 3/2 -1 3/2 x टू द पावर क्या आ जाएंगे 3/2 -1 x टू द पावर हाफ। ये 3/2 x टू द पावर हाफ जो है ये x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन है, तो x टू द पावर 3/2 प्लस c आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 और x टू द पावर 3/2 इंटू dx, और इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि दोस्त कि ये 5/2 x टू द पावर 3/2 किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन है। x टू द पावर 5/2 को डिफरेंशिएट करके देखिए, 5/2 x 5/2 -1 और आपका 5/2 x टू द पावर क्या आ जाएंगे 3/2, तो ये x टू द पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर 5/2 प्लस c। अब नेक्स्ट है हाफ x टू द पावर -हाफ, ये किसका डिफरेंशिएशन है, और हमें पता है कि x टू द पावर जो है ये जो है किसका डिफरेंशिएशन है, ये x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन है। हाफ x टू द पावर -हाफ जो है ये x टू द पावर -हाफ का डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ x टू द पावर हाफ -1 हाफ x टू द पावर -हाफ। देख सकते हैं कि क्या आ जाएंगे हाफ x टू द पावर -हाफ प्लस c, ये आ जाएंगे दोस्त। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि सी क्यों जोड़ते हैं, है ना, उसको टेक्निकल डिफिनेशन के थ्रू से हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने समझा नहीं पाया था पिछले वीडियो में, मैं समझा देता हूं इसके बाद वही उसी चीज को, तो देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट है दोस्त, वही हम समझेंगे कि सी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी या के क्यों जोड़ते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी या के को हर सवाल के बाद प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस के प्लस के प्लस के, ये क्यों जोड़ते हैं? क्या कारण है? मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि थ्योरेटिकल डिफिनेशन के आधार पर उसको मैंने समझाने की कोशिश किया था, समझाया भी था, और उसी चीज को जो है हम टेक्निकल डिफिनेशन के हिसाब से समझेंगे कि क्यों प्लस सी या प्लस के हर सवाल के, हर इंटीग्रेशन के सवाल में जोड़ा जाता है। ये सवाल, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। बहुत अच्छे लोगों को यह बात पता नहीं रहता कि प्लस सी क्यों जोड़ते हैं। जोड़ देते हैं, बोलते हैं जोड़ देते हैं, फार्मूला है, सवाल में जोड़ा जाता है, किताब में जोड़ देते हैं। तो मैं रीजन समझाता हूं, अगेन रीजन समझाता हूं, दूसरे वे में समझाता हूं, दूसरे तरीके से समझाता हूं कि प्लस सी या प्लस के क्यों जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे cos x प्लस सी, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। भाई साहब, इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं? क्या पता करते हैं कि इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है जिसके द्वारा हम यही पता करते हैं कि ये cos x ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है जिस तकनीक के जरिए हम ये पता करते हैं कि ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम जानते हैं कि ये cos x जो है ये sin x का डिफरेंशिएशन है या नहीं है ना भाई? ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आपको ये भी पता है कि भाई cos x ये sin x, सिंगल sin x का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x 1 का 0। ठीक है, ये cos x जो है sin x प्लस 2 का भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये cos x जो है sin x प्लस 50 का भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता है, sin x का cos x 50 का 0। दोस्त, इंटीग्रेशन का जो टेक्निकल डिफिनेशन है, जो डिफिनेशन है, उसके थ्रू से हम वेरिएबल वाले हिस्से को तो आसानी से पता कर लेते हैं कि वेरिएबल वाला हिस्सा आएगा कैसे, कौन सा वेरिएबल वाला हिस्सा होता है, ये आसानी से पता कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट प्लस 0 आएगा या प्लस 1 आएगा या प्लस 2 आएगा या प्लस 50 आएगा या क्या आएगा, ये नहीं पता कर पाते हैं। जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो टेक्निकल डिफिनेशन या कोई भी डिफिनेशन है, उसके जरिए से उस कांस्टेंट वाले पार्ट को पता नहीं कर पाते हैं। वेरिएबल वाले पार्ट तो हम मुझे पता है कि sin x होना ही होना है, लेकिन उसके साथ प्लस 0 आना है या प्लस 1 आना है या प्लस 2 आना है या प्लस 50 आना है, ये नहीं पता कर पाते हैं। इसलिए इसके बदले में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c या k को जोड़ा जाता है इसके बदले में। इसलिए cos x इंटू dx तो sin x प्लस c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसको कांस्टेंट को नहीं पता कर पाते हैं डिफिनेशन के मदद से, इसलिए उस कांस्टेंट के बदले में हम अलग से एक कांस्टेंट c को जोड़ते हैं जिसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और भी एक चीज है, और भी एक डिफिनेशन से समझा देते हैं इंटीग्रेशन, और भी एक एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू dx है। इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, ये 10x का डिफरेंशिएशन है, ये 10x हो जाएंगे आंसर। यही तो पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का है, 10x आंसर। ये 10x प्लस 1 का भी तो हो सकता है, ये 10x प्लस 50 का भी तो हो सकता है, ये 10x प्लस 100 का भी तो हो सकता है। ये 10x तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, 101% 10x आएगा ही आएगा। लेकिन उसके साथ प्लस 1 आएगा या प्लस 2 आएगा या प्लस 3 आएगा या फिर क्या आएगा, ये पता नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके बदले में हम अलग से एक कांस्टेंट किसको जोड़ते हैं, c को जोड़ते हैं, 10x प्लस c। उसी के बदले में कि 1 0 आएगा या c तो 0 आएगा या 1 आएगा या 50 आएगा या 100 आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता कर पाते। इसलिए उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बदले में एक अलग से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को जोड़ते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये नॉलेज में आना चाहिए कि c क्यों जोड़ा जाता है। वेरिएबल वाला हिस्सा आसानी से पता कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले पार्ट को नहीं पता कर पाते हैं। उस कांस्टेंट वाले पार्ट के बदले में एक अलग से कांस्टेंट c को जोड़ा जाता है जिसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। एक बुरी खबर दोस्त कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, तो 5 ग्रुप बना हुआ था और पांचों ग्रुप जो है हैक हो चुका है, हैकर हैक कर चुके हैं। और मुझे बड़ा तकलीफ है दोस्त
कि उसमें बहुत सारे हमारे बहन जुड़ी हुई थी, बहुत सारे भाई जुड़े हुए थे, तो पता नहीं वो किसके किसके पास नंबर दे दिया। हम बहुत टेंशन में हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं। बहुत ऐसे वो लोग जो है फोन कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स खुद हमको कॉल करके बोल रहे हैं सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कि वो हैकर्स फोन कर रहा है कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, भोपाल से बोल रहे हैं, कोटा से बोल रहे हैं, ये फैकल्टी है, वो फैकल्टी, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फ्री पढ़वा देंगे, ये करवा देंगे। ये दोस्त दूसरे के घर का नंबर चोरी करके ये सारे काम करना कहां तक सही है, कहां तक सही है भाई। सपोर्ट मारो, हमको सपोर्ट मारो, हैकर्स को फोन करो, और जब भी उसका फोन आए उस टाइम पर भी कि उसको समझाओ दोस्त, हिंदी में समझाओ, हिंदी में समझाना या उसका माँ बहन एक करना, क्या करना आप समझो दोस्त, लेकिन हमको सपोर्ट मारो दोस्त, नहीं तो हम मॉरली डाउन हो रहे हैं, ठीक है, मेंटली परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, रहने दो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।